दोस्तों आज हम 25 एंड 26 दिसंबर 2024 विजन एस्टिमेट को सिंप्लीफाई करेंगे। और सबसे पहले हम आज की डिस्कशन के बेस पे जो आपका क्वेश्चन होंगे उसको देख लीजिए। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन होंगे। ये प्रीलिम्स बेस है और ये मेंस बेस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और चलिए अभी हम देख लेते हैं जो मैंने आपको यस्टरडे क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था प्रीलिम्स बेस 23 का क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? प्रिजन के रिलेटेड बात है कि भाई प्रिजन जो है वो मैनेज्ड होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ये सही बात है, हमने ये देखा हुआ था, राइट। और फिर नीचे क्या बोला गया है दूसरे स्टेटमेंट में कि भाई जो प्रिजन गवर्न होते हैं वो गवर्न होता है बाय प्रिजन एक्ट 1894, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रिजन है वो कंट्रोल होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। ओके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको पता है, राइट। और ये भी हमने वीडियो में बात कर ली थी, तो दोनों स्टेटमेंट राइट हो गए। अभी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो कई बार ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसके आंसर दोनों आपको पता है ना, फिर भी दिक्कत होती है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही है, राइट। और इवन पहला क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा उसको बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे है, तो एज पर प्रिजन एक्ट है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहला तो सही है ही है, साथ ही साथ दूसरा जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये रीजन मिल गया ना कि भाई स्टेट के पास क्यों है, तो प्रिजन एक्ट ने बोला हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई कायदे से? तो भाई बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ओके, क्लियर है, इजी है। ओके, अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, बोला क्या गया है, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स ऑन डिस्पोजिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट। ओके, मतलब पहली हमें डायमेंशन यही एड्रेस करनी है कि भाई जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज करने में क्या हमें दिक्कत आ रही है, और वो भी कौन सा सॉलिड वेस्ट जो कि कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। ओके, तो हम पहला तो पॉइंट समझ गए कि हमें ये बताना है। और दूसरा अभी क्या पूछा गया है, तो हाउ डू वी रिमूव सेफली द टॉक्सिक वेस्ट विच हैव बीन accumulating अवर एनवायरनमेंट। ओके, तो ये दूसरा डायमेंशन हो गया। मतलब देखो दोनों में एक चीज तो उन्होंने साबित कर दी है कि पहले ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे में क्या है, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो अक्यूमुलेट भी हो रहा है। और दोनों में हमें क्या है, रीजंस प्रोवाइड करने हैं। चलिए कर देते हैं फिर। तो सबसे पहले तो भाई मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉलिड वेस्ट को पूछा गया था, तो सॉलिड वेस्ट क्या है उसी को बता दिया। तो भाई अनवांटेड डिस्कार्डेड रेजिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मटेरियल, फाइन। उसमें क्या क्या हो सकता है, तो प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, क्लॉथ्स हो सकते हैं। और आपको ये सब पता है, ठीक है, आप खुद वेस्ट जनरेट करते हो, यू वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। अभी दूसरा क्या हो सकता था, देखो ये एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता था, जो उन्होंने बोला है ना कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो हम किसी डेटा को यूज कर लेते, जैसे कि भाई नीति आयोग का डेटा है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो लास्ट ईयर मोर देन 70 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, उतना इंक्रीज हो गया था या फिर ऐसा कुछ। तो आप उसको यूज कर सकते हो। इवन उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि आपको डेटा नहीं याद होगा, तो ऐसे जो इंट्रोडक्शन होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको डेटा नहीं याद होगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है। फिर एक और अप्रोच क्या हो सकती है कि आपने कुछ करंट अफेयर में देखा हुआ है, या फिर गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव हो सॉलिड वेस्ट के रिलेटेड, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर आप बेसिक यही बता सकते हैं कि भाई सॉलिड वेस्ट ना जनरेट हो रहा है तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी मुझे जो पूछा गया था इम्पेडिमेंट्स क्या आ रहे हैं, तो वो बता देता हूँ। आप खुद सोचिए, इतना सारा कचरा जमा क्यों होता जा रहा है? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो कोई भी चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि जनरेशन ही ज्यादा है, और जनरेशन ज्यादा है तो हम उसका डेटा प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर जनरेट हो रहा है तो फिर भी ज्यादा ही क्यों जा जाए, क्योंकि कलेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। आप कचरा जनरेट तो कर रहे हो, तो बट उसे कोई उठाने वाला नहीं है। और इवन समझ लो उठा भी लिया, फिर आप जाके रखोगे कहाँ? वो भी आपके लिए जगह नहीं है। तो बस इसी चीज के हम रीजंस को लिख देंगे कि जैसे सबसे पहले तो जनरेट क्यों होता जा रहा है ज्यादा, तो भाई कंटिन्यूअसली राइजिंग ट्रेंड है। इवन नीति आयोग ने ही बोला है कि कंटिन्यूअसली वेस्ट जनरेट बढ़ रह गया है। ये देखो यही लाइन हमें क्वेश्चन में लिखी गई है कि ये बढ़ गया है, और नीति आयोग ने बोला भी है। मुझे यहाँ पे डेटा नहीं याद है तो मैंने डेटा नहीं लिखा, बट मैंने ट्रेंड लिख दिया कि भाई कंटिन्यूअसली राइजिंग ट्रेंड है एज पर नीति आयोग।
अभी क्या ये कोई भी एग्जामिनर गलत कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऊपर से नीति आयोग लिखा है तो बैकिंग भी है, मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो भाई माउंटेनियस लैंडफील्ड्स ऑफ दिल्ली, आप अगर दिल्ली बाजू निकलते हैं तो आपको बड़े-बड़े पहाड़ दिख जाते हैं। ध्यान से देखो तो पता चलेगा यार ये पहाड़ तो कायदे से कचरे के पहाड़ हैं। इतने एक्चुअली में बहुत बड़े-बड़े पहाड़, और ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल भी दे दिया, ये गवर्नमेंट बॉडी से भी एग्जांपल कनेक्ट करवा दिया। अभी ये मेरा पॉइंट इतना स्ट्रांग हो गया है कि भई एग्जामिनर को मार्क्स देना ही पड़ेगा। फिर भई दूसरा क्या क्यों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? तो कंज्यूमरिज़्म ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति अभी हर साल नया फ़ोन ले रहा है। यूज़ एंड थ्रो कल्चर बढ़ चुका है। जैसे कि कोई भी नया फ्लैगशिप सीरीज़ का स्मार्टफ़ोन निकल रहा है तो हर साल हर किसी न किसी को लेना है। और फिर हो रहा है कि बहुत सारे डिलीवरी बेस्ड एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स निकल रही है, जैसे ज़ोमैटो है, स्विगी है, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट। इन सब से होता क्या है, आप ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हो। अभी खुद समझ लीजिए, इधर ना मुझे एग्ज़ाम्पल एक्चुअली लिखना चाहिए था। इधर मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख देता ना, एग्ज़ाम्पल लाइक ज़ोमैटो, तो काम आता। इसमें होता क्या है, ज़ोमैटो से आज कुछ भी ऑर्डर करवाइए, होगा क्या, कायदे से एक डब्बे में आएगा ना। आप खुद सोचिए, अगर आप वो ऑर्डर ना करते, वो कभी प्लास्टिक जनरेट होता ही नहीं। या फिर आप खुद खाने चले जाते तो नहीं होता। बट आपके पास ऑफर्स मिल रही है तो आप करोगे, तो प्लास्टिक ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है? तो वन ऑफ द रीज़न क्या है? कंज़्यूमरिज़्म। उसमें मैंने 2 ए-बी करके बताया हुआ है कि भई जैसे यूज़ एंड थ्रो माइंडसेट है और मशरूमिंग ऑफ डिलीवरी बेस्ड वेबसाइट्स जैसे कि ज़ोमैटो। जहाँ पे भी आप पॉइंट के अंदर सब पॉइंट लिख सकते हो ना, ये बहुत ही अच्छा होता है, उधर लिख दीजिए। कई लोग क्या है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, भई यूज़ एंड थ्रो माइंडसेट्स एंड मशरूमिंग ऑफ डिलीवरी बेस्ड वेबसाइट्स। इससे अच्छा है ए भी कर दीजिए, आपका थोड़ा जगह भी यूज़ हो जाएगा और आंसर भी अच्छा दिखेगा। फिर है, ये मैंने गलत लिखा है, देखो यहाँ पे होता है डॉट, सिर्फ मैंने नहीं किया है, इनएडिक्वेट कैपेसिटी। अनएडिक्वेट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। किसकी? तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की। क्या अभी दिक्कत है अर्बन लोकल बॉडीज़ को? तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, डेफिनिटली। जो कचरे उठाने वाले लोग आते हैं, उन्हें ही नहीं पता है कि कैसे सेग्रीगेट करना, कैसे लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को अलग करना, कैसे कलेक्ट करना, तो उनके पास वो ट्रेनिंग है नहीं, तो भी दिक्कत होती है। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि उनको वो ट्रीट कर पाएँ, अगर पता भी है तो। ओके, फिर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो भाई लैक ऑफ कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन फ्रॉम पॉल्यूटर्स एंड। ये जो बिगाड़ रहा है ना, वही ठीक से नहीं कर रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट मोटिव के लिए काम करती है। ओके? यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल नहीं लिखा है, बट डायरेक्टली मैंने बता दिया। तो ये पूरे के पूरे रीज़न्स हो गए और अच्छे रीज़न्स हो गए, राइट? कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही वेग टर्म लिख दिया, और सारे के सारे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं। अभी हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं भई कि मेजर क्या होने चाहिए, जो कि टॉक्सिक वेस्ट एनवायरनमेंट में जनरेट हो रहा है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट हम लिख सकते थे और अच्छा आंसर बनाने के लिए कि टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, या फिर टॉक्सिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल लिख दिए। बट यहाँ पे नहीं लिखा है, फिर भी चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्या पूछा था? मेजर्स पूछे थे। और ये क्या है, मार्क्स का भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 15 का होता ना, तो डेफिनिटली हम बता दें, बट 10 मार्क्स में वी कैन इग्नोर इट। तो भाई क्या करना चाहिए? जैसे मैंने हमेशा बताया हुआ है कि स्ट्रेंथनिंग वर्ड तो लिख ही दो कि भाई स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो, पॉल्यूटर पे मुझे याद है कि एमसी मेहता में सुप्रीम कोर्ट ने बात की हुई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एमसी मेहता केस, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ पे की गई है, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर नहीं लिखते होते तो भी कोई इशू नहीं है, बट हमने ये याद किया हुआ है। एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हमने याद किए हुए हैं, इसलिए लिख दीजिए। फिर भाई इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि बायो रेमेडिएशन यूज़ कर लिया, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ला दिया। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे आता है तो, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का। आपको आता हो तो मुझे वही नाम बता दीजिए। गवर्नमेंट की स्कीम है और हमने बहुत बार कवर करके रखी है। मैंने नहीं लिखा है, बट हम लिख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में। फिर एट लास्ट है, पब्लिक पार्टनरशिप करनी चाहिए बाय पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल एंड वेस्ट स्पीकर्स। ये एकदम ही जनरल टॉपिक था, बट ठीक है, चला गया। आखिरी में, टू कंक्लूड, इट इज इम्पेरेटिव टू डेवलप लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एज हाइलाइटेड बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट अस एंड अर्थ। ये लाइन अच्छी नहीं थी, इससे अच्छा क्या हो जाता? बाय इंडिया टू मिटिगेट सॉलिड वेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन था सॉलिड वेस्ट के ऊपर, ना ही कोई प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ के ऊपर, तो ये लाइन सही रहती।
ठीक है? आप समझ गए होंगे। अभी देखो कंक्लूजन भी आपको ये लाइफ तो हमने बहुत बार यूज़ किया है तो पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है, तो भी आप क्या लिख सकते हो कि भई टू कंक्लूड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टैकल सॉलिड वेस्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट एज़ वी डिस्कस्ड अबव। खत्म। क्योंकि हमेशा कंक्लूजन कुछ नया नहीं बताता है। आप कंक्लूजन को सिर्फ समराइज़ भी कर सकते हो। भई आपने समरी बता दी, ठीक है? जैसे मैंने ऊपर अभी-अभी आपको बताया ना कि टू कंक्लूड सॉलिड वेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट टू टैकल सॉलिड वेस्ट एज़ वी डिस्कस्ड अबव, खत्म कर दीजिए, फिर समराइज़ कर दिया उसको। या फिर कोई आप फ्यूचरिस्टिक बात लिख दिए जहाँ पे जैसे मैंने लाइफ वाला लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन बहुत टाइप के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। और आपने मेजर लिखे हुए हैं तो कोई-कोई क्वेश्चन में तो मेजर लिखे हो तो कंक्लूजन ना लिखो तो भी चल जाता है। चलिए, अभी हम अपनी न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहले हम नीचे की न्यूज़ लेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अभी देखो ये न्यूज़ में क्यों था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को 100 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं इसलिए न्यूज़ में था। कानपुर में इसको एस्टेब्लिश कर गया किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ दिसंबर 1925। इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंसी ऑफ श्रिंगरावेलु चेट्टियार। और ये किससे इंस्पायर हुआ था ये कम्युनिस्ट पार्टी? तो रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुआ था। मैं समझाता हूँ आपको वरना डायरेक्ट ऐसे समझेंगे नहीं। इसके प्रोमिनेंट लीडर तो एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी थे। फ्रीडम स्ट्रगल में एम एन रॉय का बहुत इंपॉर्टेंट श्रेय जाता है। यही थे फर्स्ट जिन्होंने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ख्याल। और इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था तो एस्टैब्लिश पीजेंट्स मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया किसान सभा, एम एन रॉय ने। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ बातचीत क्या यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले तो कम्युनिस्ट क्या होता है, किसकी हम बात कर रहे हैं? तो जो भी ऐसा चाहता है ना कि जो गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, वो डायरेक्टली कम्युनिटी के रूल के बेस चले। मतलब कम्युनिटी खुद देख ले कि मुझे क्या करना है, पब्लिक खुद देख ले। कोई भी ऊपर गवर्नमेंट नहीं आप रख रहे हो, हटा दो, गवर्नमेंट की ज़रूरत ही में नहीं है। और ऐसे जो ख़्याल रखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कम्युनिस्ट। और ये जो फ़िलॉसफ़ी रखते हैं, ये जो फ़िलॉसफ़ी है कम्युनिस्ट वालों की, वो को फ़िलॉसफ़ी को क्या बोलते हैं? तो कम्युनिज़्म, ठीक है? किसी भी चीज़ के आइज़्म लग जाता है ना किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, ठीक है? मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज की बात चल रही है। तो यहाँ पे कम्युनिज़्म है, तो कम्युनिज़्म भी क्या है? एक आइडियोलॉजी है। और कम्युनिज़्म ने को किसने प्रोपोगेट किया था कि हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया बात है? तो 2 मेजर थिंकर हैं, जो बोलते थे कि भई गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक रूल करेगी, डायरेक्ट कम्युनिटी रूल करेगी। 2 मेन लीडर हैं जो ऐसा बोलते थे। एक तो भई हमारे प्यारे गांधी जी। आपको पता है ना गांधी जी बोलते थे कि कोई राज्य की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं, हम बिना राज्य के रूल कर मतलब पब्लिक ही रूल कर लेगी। और दूसरे कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स, ये भी सेम ही बोलते थे। दोनों में फ़र्क क्या था? बस कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि सरकार जो भी है उसको मारो, काटो और हटा दो। जबकि गांधी जी ये बोलते थे कि सरकार की ज़रूरत नहीं है और मारा-मारी तो बिल्कुल नहीं, प्यार से। गॉट इट? तो कम्युनिस्ट का और कम्युनिज़्म का आप मतलब समझ गए हो, किन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था वो भी समझ गए हैं। और इनके बेस से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई बनी थी उनको भी समझ लिया, ठीक है? मेजर रोल किसने प्ले किया था? तो एम एन रॉय ने प्ले किया था। याद हमें एक तो यही रखना है, दूसरा याद रखना है कि प्रेसिडेंटी किसकी था? तो श्रृंगारवेलु चेट्टियार की प्रेसिडेंसी थी पहली। अभी देखो क्या सिर्फ एक ही ये था कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर जो कम्युनिज्म की बात करता था? नहीं, बहुत सारे थे, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जाने दीजिए, आपको ब्लर दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनके अंदर बहुत सारी कम्युनिस्ट मूवमेंट हुई, जैसे कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कहाँ पे बनी है? तो लाहौर में बनी है 1936 में। यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ बाजू में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा ईज़ीनेस रहे। सबसे पहला था हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। ये कहाँ पे बना था? तो लाहौर में बना था 1936 में। जितनी हमारी मेजर 4 कम्युनिस्ट की ब्रांच बनी थी और उस 4 में से 3 जो हैं वो 1936 में ही बनी है। और उन तीनों का नाम भी जो है उनका मतलब हेडक्वार्टर जहाँ पे एस्टेब्लिश हुई वो एल से शुरू होता है। लाहौर, लखनऊ, लंदन। ओके? तो ये स्टूडेंट फेडरेशन थी, इनको किसने एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी? तो एस.ए. डांगे, एम.एन. रॉय और एन.जी. रंगा। फिर आता है ऑल इंडिया किसान सभा। ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई? तो लखनऊ में एस्टेब्लिश हुई 1936 में अगेन।
और इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। और पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो एनजी रंगा। ठीक है। फिर हमारा भाई कम्युनिस्ट मूवमेंट का पार्ट होता है पीपल्स वर्किंग एसोसिएशन। सॉरी यार, मैंने वो वर्कर एसोसिएशन बोल दिया। इट इज प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ठीक है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइटर, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था? देखो इंग्लिश नाम है ना, तो कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। किन्होंने किया था? तो इंडियंस जो राइटर और इंटेलेक्चुअल्स थे जो वहां पे काम कर रहे थे लंदन में, उन्होंने किया था। कौन कौन थे? तो भाई सज्जाद जहीर, फैज अहमद और अहमद अली। अभी देखो सिर्फ बुक से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको नाटक भी करके दिखाना होगा, मतलब थिएटर भी करना होगा। तो क्या होगा? इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। थिएटर मतलब जो नाटक करते हैं ना, एक्चुअली वैसा ही। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ पे है नाटक की, अपनी एक्टिंग की? मुंबई में है ना, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट भी कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, बट इन 1942। बाकी सारी 36 में है, ये 42 में है। कब किन्होंने स्टैब्लिश किया था? तो नारायण मनोहर जोशी ने, एम एम जोशी ने, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे, और अनिल दी सिल्वा ने, जो इनके पहले सेक्रेटरी थे। ओके, डन है। तो ये चारों की चारों, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के ऊपर कुछ कुछ बताइए, तो आप ये ही लिखोगे। ओके। और हाँ, एक और चीज जो आपको लिखनी हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो खुद है उसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है। बस ये 5 आपने लिख दिए, यही है पूरा इंडिया का कम्युनिज्म का जो भी हिस्ट्री चला वो। ठीक है। और ये देखो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रीलिम्स में तो हमेशा आ सकता है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है आपको। चलिए, अभी हम न्यूज को आगे कवर करते हैं। हमारी सबसे बड़ी वाली न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिव्यू किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन ICJS, मतलब कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। इसके अंदर क्या क्या आता है भाई? तो न्याय श्रुति आती है। श्रुति मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को याद रखना, इट्स कॉल्ड श्रुति। दो चीजें होती है, स्मृति और श्रुति, दोनों अपने वेदास में लिखी गई थी। ठीक है। आप मतलब बता देना, चलिए ना, अपने तरीके से। स्मृति और श्रुति का मतलब क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ये वैदिक में, हमें वैदिक हिस्ट्री जो है वहां पे है। तो ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, न्याय श्रुति, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करती है। फिर है ई साक्ष्य। साक्ष्य मतलब क्या है? एविडेंस, राइट। तो ये मैनेज करता है एविडेंसेस को। फिर ई साइन, ई समन, ये सभी हर एक स्टेट और यूटी में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कि समन भी दिया है, और तो ऑनलाइन समन दिया है तो आपको आना पड़ेगा। समन क्या होता है? तो बुलावा, कोर्ट अगर बुलावा दे रहा है तो पहुंच जाइए भाई। फिर अलर्ट शुड बी जनरेटेड, कुछ दिक्कत हो तो आपको इसी के थ्रू अलर्ट जनरेट करने हैं। क्योंकि ये सिस्टम क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, तो कोई भी कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये वो, तो आप एक जगह पे अलर्ट डाल दीजिए, तो बाकी सारों को अपने आप ही पता चल जाएगा। क्योंकि इट इज इंटर ऑपरेबल। इंटर ऑपरेबल क्या होता है? कि एक से ज्यादा लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो इट इज इंटर ऑपरेबल। ये जो ICGS है, जेएस है, ये कब बना था? तो भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया हुआ था। इसका मेन मोटिव क्या था? तो एनेबल करना सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एट डिफरेंस पिलर। यस, हमने ये देख लिया। ठीक है। फिर फोकस क्या रहेगा? तो भाई क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स को, सिस्टम जो भी हैं, उनको ई कोर्ट और ई प्रिजन के डेटाबेस के साथ जोड़ना, और दूसरे भी पिलर्स को जोड़ना, जैसे कि भाई फॉरेंसिक लैब्स को जोड़ देना, फिंगरप्रिंट्स को जोड़ देना। और इसी के थ्रू हम एट द एंड क्या बनाएंगे? तो वन डेटा वंस एंट्री। ठीक है। तो इससे ना, इन शॉर्ट, हमारे पास हमेशा हर एक चीज का डेटा रहता है रिलेटेड टू क्राइम्स। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है भाई? तो डेफिनेटली क्राइम की बॉडी है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। फिर किसकी सहायता से? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की हेल्प से। ये 2 फेज में काम करेगा, फेज 1 और फेज 2 में। 22 में फेज 1 तो खत्म हो गया, जो फेज 2 है वो 22 से शुरू होकर 26 तक चलने वाला है। डू रिमेम्बर, इट इज इंटरऑपरेबल, मतलब हर कोई यूज कर सकता है। अभी देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। तो भाई ई प्रिजन रिफॉर्म, यहाँ से शुरू करते हैं कि पुलिस ने वही कोई ट्रैकिंग बैटिंग कुछ भी किया और उसका डेटा प्रोवाइड किया। फॉरेंसिक लैब ने वो चेक किया, तो ई फॉरेंसिक लैब इलेक्ट्रॉनिकली। फिर ई कोर्ट, जो कि ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं। फिर ई प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि आपको वकील वकील भी मिल जाएगा जो जिसकी जरूरत होगी। और एट लास्ट प्रिजन भी आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए,
अभी आगे बढ़ते हैं। अदर इनिशिएटिव क्या-क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, तो भाई सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, फिर नाफीज़ है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डीएनए एनालिसिस यूनिट्स एंड कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन। अभी ये सब याद रखना क्यों ज़रूरी है? देखो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं पूछ लेगा आपको बकवास, बट आपको गवर्नेंस के ऊपर पूछा जा सकता है और वहाँ पे अगर पूछा जाता है ना, तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसके अंदर हमने ये चीज़ें की हैं, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिज़न, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन सब इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। तो आप इसका यूज़ करोगे अगर पूछा जाता है तो, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल ई-गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो 24 का ही क्वेश्चन है शायद, या ग गलती नहीं हो रही ना, तो 24 का है, बाकी 23 का है। और ये डेफिनिटली पीवाईक्यू है, राइट? क्योंकि 24-23 की मैं बात कर रहा हूँ तो पीवाईक्यू है। और ई-गवर्नेंस मतलब क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। हम मोबाइल का, इंटरनेट का यूज़ करते हुए कोई गवर्नेंस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे भी वही है ना, इंटरऑपरेबल में। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। एनुअल सर्वे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज। अभी देखो यहाँ पे मेन हमारा वर्ड क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या? जो हम बात नहीं करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वो सही वही है सब, ठीक है? इनकॉर्पोरेटेड। ओके, सबसे पहले डेटा किसने रिलीज किया है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका मेजर क्या था? तो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक टू फाइंड आउट करना रिलेटेड टू अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, जो कि नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? आगे हमें ये किस सब इसका पर्पस क्या होगा? तो पॉलिसी मेकिंग में, सपोर्टिंग में, नेशनल अकाउंट्स में हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास डेटा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के क्या चल रहा है, ठीक है? अभी इसमें क्या-क्या बात चल रही है? कि तो भाई नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो बढ़ गए हैं 7.34 करोड़ जितने। ग्रोथ 12% के आसपास दिखी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना ज़रूरी है। फिर फीमेल ऑन प्रोप्राइटी है, वो 26% जितनी पहुँच गई है। ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो 16% जितना बढ़ा है। फिर सेक्टर एम्प्लॉयड है, वो 12 करोड़ के भी ऊपर चले गए हैं। जो भी जीवीए पर वर्कर को इंक्रीज करते हैं हम, जीवीए पर वर्कर मतलब एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो उसको इंक्रीज करते हैं। और कितना इंक्रीज हुआ है इस साल? तो 5.62% जितना। और एट लास्ट कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंटरनेट का यूज करते हुए ग्रो होती है, वो भी हमें 26% जितना ग्रो देखने को मिला है। ओके, अभी सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई इसका? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा डेफिनेटली, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड होगी, इनकॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो भी, उसको भी बैकबोन प्रोवाइड होगी, सप्लाई चेन, ये वो बकवास, ये सब आपको पता है। फिर है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? तो भाई नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इट इज अनइनकॉर्पोरेटेड। ये एक लीगल एंटिटी सेपरेट ओनर के साथ होती है। मतलब कि समझ लीजिए कि मैं कोई छोटी-मोटी दुकान खोल देता हूँ, या फिर मेरे घर में ही छोटा-मोटा बिज़नेस चालू कर लेता हूँ। उस बिज़नेस में तो कुछ पावर नहीं है ना, जो भी पावर है मुझ में है। तो इसमें जो एसेट्स यूज़ होते हैं ना, वो भी मेरे एसेट्स यूज़ होते हैं। और ये जो मैं फैक्ट्री चालू की है, वो कोई अलग से कोई एंटिटी है नहीं लीगल बैकिंग में, मैं खुद कर रहा हूँ, इनफॉर्मल है, ठीक है? इसीलिए अनइनकॉर्पोरेट हुई हुई है। मतलब इनकॉर्पोरेट क्या होती है? जिसको आपको कायदे से लीगली बैकिंग है, कोई एक्ट के थ्रू है, या फिर कोई प्रोविजन के थ्रू है। ये क्या है? ये किसी के थ्रू नहीं है, तो इट इज़ अनइनकॉर्पोरेटेड। और इसमें भी क्या है कि मैंने कुछ लोन-वोन लिया या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। को मेरी कोई फर्म नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यार मैंने लोन ली थी मेरे कंपनी के नाम पर, वो कंपनी ही डूब गई, तो मैं क्या करूँ? ये नहीं कर सकते हो, आपको ही खुद सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। फिर है सुपर एजेड सोसाइटी। साउथ कोरिया के रिलेटेड बात चल रही है, बट हम ओवरऑल देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा है, डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, और क्या हम उस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं? ओके, ये हम डिस्कस करेंगे, बट पहले न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सुपर एजेड सोसाइटी। देखो यूनाइटेड नेशन है ना, उसने क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है एजिंग। एजिंग किसको बोलेंगे? कि आपके पूरे नेशन की पॉपुलेशन के 7% जितने 65 के ऊपर हों, तो वो एजिंग पॉपुलेशन किया जाएगी, या फिर एजिंग नेशन कहा जाएगा। या फिर इससे और ऊपर जाते ही ये 7 डबल हो जाता है, 14 जितना पहुँच जाता है, तो आपके देश को क्या बोला जाएगा? एजेड बोला जाएगा। और ये 14 से भी बढ़ जाता है, मोर देन 20% हो जाता है। मतलब आपके जो पूरा स्टेट है, उसमें बुड्ढे कितने हैं? तो वही 20% से ज़्यादा हैं, जिनकी उम्र हो गई है। तो आपके देश को बोला जाएगा सुपर एजेड, ठीक है? मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये आपको ईज़िली समझ आया ना,
इसलिए ऐसे शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी उम्र है भाई, सब कोई बुढ़ा तो होने ही वाला है। इंडिया का देखो डेटा भी दिया गया है कि हम सब कब बूढ़े हो जाएंगे, तो भाई 2050 तक हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, 30 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, और सॉरी 30 नहीं, 20 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, तो भी हम हो ही जाने वाले हैं। एजेड में एजिंग में भले ना है, बट एज तो हो जाएगी। चलिए छोड़िए। तो आपको पता चल गया क्राइटेरिया क्या है, एजिंग है, एजेड है और सुपर एजेड है। और अभी किसको क्या मिला है, तो साउथ कोरिया का बोला है सुपर एजेड, मतलब उसका एक मतलब क्या है कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है वो 20% से भी ज्यादा एजेड है, ठीक है, 65 के ऊपर है। इससे पहले किसकी ये रह चुका है, तो जापान का ऑलरेडी ऐसा चल ही रहा है, ये एक और ऐड हो गया। देखो हमारे लिए तो ये फायदा है, क्यों, क्योंकि वो लोग अगर बूढ़े हो रहे हैं तो हम अपने वर्क फोर्स उधर जाएगी और काम काज करेगी, पैसे कमाएगी, तो हमारे लिए तो फायदा है, उनके लिए भले ही नुकसान हो। इवन पूरा वर्ल्ड का हम डेटा देखें तो अभी के लिए 2020 के अकॉर्डिंग 60 से ऊपर वाले 1 बिलियन जितने लोग हैं, जो कि बाई 2050 2 बिलियन जितने हो जाने वाले हैं। ओके डन है। चैलेंजेस क्या क्या है एजिंग सोसाइटी के, आप खुद दिमाग लगाइए क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो वर्क फोर्स नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र हो गई, आप काम नहीं कर पाओगे। फिर उम्र हो गई है तो हेल्थ केयर इश्यूज बहुत सारे होंगे, उनके ऊपर खर्चा भी बहुत सारा होगा, ये नॉर्मल इकोनॉमिक इश्यूज है। सोशल इशू में क्या होगा कि आपको भी केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप में मत कोई ताकत नहीं है, तो आपको जरूरत पड़ेगा कि कोई आपको हमेशा सपोर्ट करे। और ब्रिज करना पड़ेगा आपको जनरेशन गैप को, क्योंकि आज की जनरेशन और जो पुराने लोग हैं उनकी जनरेशन के बीच में बहुत गैप होता है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उसमें बहुत गैप होता है, तो ये भी दिक्कत है सोशली। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोर हमें एज फ्रेंडली बनाने पड़ते हैं, वरना बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि एजेड उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लाइक अवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसा हमें इशू देखने को मिलता है। और हमने स्टेप्स क्या क्या लिए हुए हैं इनके लिए, तो भाई इंडिया ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना बनाया हुआ है कि कितनी भी एज हो गया, रिसेंटली ना हमने इसको एक्सटेंड भी कर दिया है कि जो 80 प्लस है ना उनको भी मिलेगा। फिर हमने नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पेंशन पर्सन बनाया है, नेशनल वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया है। इसमें अगर कोई भी बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है और निकाल देता है जबरदस्ती, तो पेरेंट्स चाहते हैं तो इनके अंदर उनके सामने केस कर सकते हैं और मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं। और एट लास्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ओके, इंडिया ने ये सब करके रखा है और ये आपको याद भी रखना है। ओके, अभी ग्लोबली क्या फ्रेमवर्क है, तो भाई डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है कि एजिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर हेल्थ के फोकस कैसे जाए। फिर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 3 एंड 10। फिर यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग है, यूनाइटेड नेशन मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग 2002। ओके डन है। ये आपको इन शॉर्ट पता तो चल गया कि मैं एजिंग में ये एजेड में क्या क्या बात कर रहा हूँ। ओके, और ये हमें यूज करना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आता है और हमें याद रखना है, यूज भी करना है। जैसे 24 में एक क्वेश्चन आया, देखो लिखा क्या था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर क्या है। देखो बहुत सारे लोग ना ये डेमोग्राफिक विंटर से कंफ्यूज हो गए, बट एकदम इजी सवाल था। अब सोचिए, डेमोग्राफी पूछा हुआ है, डेमोग्राफिक, हम बोलते हैं ना डेमोग्राफिक मतलब क्या है कि आपकी कितनी पॉपुलेशन यंग है, और यहाँ पे चल रहा है विंटर। विंटर में क्या होता है, कोई भी चीज विंटर में सिक उड़ जाती है, या फिर जो आपकी गर्मी है वो कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या चल रही है, डेमोग्राफिक विंटर, मतलब डेमोग्राफी की गर्मी कम हो गई है, डेमोग्राफी सिकुड़ रही है। मतलब कि आपकी जो यंगस्टर पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, उसका रेशियो कम होता जा रहा है। तो वही बोला है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, तो आपने कायदे से बचा दिया कि जो आपके भाई वर्क फोर्स में पीपल हैं या फिर जो यंगस्टर है उनका रेशियो कम होना मींस डेमोग्राफिक विंटर। या फिर दूसरे सेंस में भी लिख सकते हो कि भाई एजेड पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इट इज डेमोग्राफिक विंटर। फिर हमें भाई आगे उनके रीजंस बताने पड़ेंगे, थोड़े बहुत, वेरी डायरेक्टली ना पूछा गया हो, बट व्हाट इज पूछा है तो थोड़े लिखने पड़ेंगे। और एट लास्ट, क्या वर्ल्ड मूव कर रहा है इस सिचुएशन की और डेमोग्राफिक विंटर की ओर, आप खुद बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी देखो ऐसा पूछा है ना, तो आपको एक आंसर नहीं लिखना है, दो पर्सपेक्टिव लिखने हैं। एक तो भाई पर्सपेक्टिव 1 कीजिए कि हाँ कर रहा है, दूसरा पर्सपेक्टिव 2 कीजिए कि ना भाई नहीं कर रहा है। फिर जो भी आपको एग्जाम्पल पता हो लिख दीजिए, मस्त रहेगा आंसर आपका। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जो ये देख रहा है वो खुद लिखेगा ये आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। फिर है गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया है, गुड गवर्नेंस डे श्री
अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी याद में मनाया जाता है एट 25 दिसंबर। कब से मनाया जा रहा है? तो भाई 2014 से, जब से मोदी जी आए थे। गुड गवर्नेंस क्या होती है? तो भाई आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपना डिसीजन मेकिंग कीजिए और ऐसी प्रोसेस कीजिए जिसमें प्रायोरिटी आप टॉप मोस्ट किसे देते हो? तो सिटीजन को देते हो। देखो ये 3 लाइन की आप नहीं लिख पाओगे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो क्या लिखना है? तो एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसेस एट विच या फिर वेयर सिटीजंस आर एट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसी में आपकी 2 लाइन हो जाएगी और 2 लाइन का इंट्रोडक्शन इज गुड। अभी इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब बोल क्या रहे हैं कि सिटीजन आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, वैसी गवर्नेंस हो, तो वही गुड गवर्नेंस है। इसके लिए इनिशिएटिव भी हमने बहुत सारे लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन्स के हम इनिशिएटिव कुछ देख रहे हैं, जैसे कि विकसित पंचायत कर्मयोगी। यहाँ पे प्रशासन गाँव की और कैंपेन हमने लॉन्च किया था, जिसमें गाँव के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, उनको जो ज़रूरत हो वो चीज़ें प्रोवाइड जाती है, जैसे कि ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स, एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड मोबाइल ऐप्स। फिर वही अगेन गुड गवर्नेंस के लिए हमने सिंप्लीफाइड पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म बनाया, जिसमें एक ही बार में आपको आपका डेटा भर देना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑनलाइन पेंशन सेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन ही आप सब कुछ ये कर सकते हो, आपको जो ट्रैक करना है ये सब आपका बस डेटा भरना है आपको, और इसका आप इजीली यूज़ कर पाओगे। इवन ना आई वुड से इसको भी यूज़ कीजिए अगर आपको कुछ काम आता है, तो उमंग में सब कुछ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, तो आप यूज़ कर सकते हो। उमंग क्या है? तो भाई ई गवर्नेंस का एक स्टेप है गवर्नमेंट का। आप एक बार डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा और खुद देख लीजिए उमंग क्या है। तो आपको याद रहेगा और मज़ा भी आएगा। और फिर पेंशन रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हमने दिए हैं ताकि और प्रोसेस ईज़ी हो जाए। अभी क्या होता है भाई, गुड गवर्नेंस क्यों हम नहीं कर पाते? आप खुद सोचिए क्यों नहीं होती है गुड गवर्नेंस? तो करप्शन है, हेडोनिज़्म है, ट्रांसपेरेंसी हमें है नहीं, किसी को भी नहीं पता है कौन कैसे काम करता है। फिर पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर क्रिमिनल्स बड़े पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स की और ड्यूटीज़ की, और साथ ही साथ जो लॉज़ का इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत ही वीक है। ओके, नॉर्मल चैलेंजेस, और ये सब आपको पता भी है, कोई मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। इनिशिएटिव क्या हमने लिए हैं गुड गवर्नेंस के लिए? तो भाई गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, प्रगति है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मिशन कर्मयोगी है ताकि सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने डीपीआई बहुत सारे बनाए हैं। फिर वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे कि जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत मिशन है। ये सब किसका काम करता है? तो गुड गवर्नेंस का काम करता है, ठीक है? जी, जी। अभी भाई क्या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं? यस आते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके देखने के लिए एक क्वेश्चन डाला हुआ है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये ऐसे आते हैं। गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये नीचे वाला है, सॉरी माफ करना। तो क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि इस बार इस टाइप का कुछ आ जाए कि गुड गवर्नेंस इंडिया में क्यों नहीं हो पा रही है, अगर हो जाए तो क्या अच्छा होगा, एटसेट्रा। क्योंकि न्यूज़ में है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे हमने जो सेलिब्रेट किया वो। चलिए, अभी लास्ट बड़ी न्यूज़ हम कवर करते हैं, जो है हमारी, अरे नहीं 2 न्यूज़ है, सॉरी माफ़ करना। सबसे पहले इसी को देख लीजिए, केन-बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले भाई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या होता है? तो हमने लाया था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, और इसके अंदर हमने बात की थी कि हम जो-जो रिवर्स है ना उसको लिंक करेंगे, ताकि जहाँ पे कम पानी हो, वहाँ पे भी लिंक करके ज़्यादा पानी हम पहुँचा पाएँ। क्योंकि देखो होता क्या है, समझ लीजिए दोनों रिवर बाजू-बाजू में बह रही है, दोनों कनेक्टेड नहीं है। इस रिवर में बहुत कम पानी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। तो कायदे से क्या करना चाहिए? दोनों को लिंक कर दो ताकि पानी एकदम बैलेंस में आ जाए। बस यही है हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। हमने टारगेट किया था इसके अंदर 30 लिंक्स बनाने का, 16 पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, और जो 14 है वो हिमालयन एरिया में अंदर। किसके अंदर? तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये जो 30 लिंक्स हमने बनाने की बात की, इसको आइडेंटिफाई किसने बनाया, मतलब प्लान प्लान किसने बनाया? तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने, एनडब्ल्यूडीए। ओके, अभी फायदे क्या होंगे? आप खुद बताइए क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले, जहाँ पे पानी नहीं मिलता है वहाँ पे पानी मिल जाएगा, तो भाई इरिगेशन बेनिफिट्स मिलेगा 35 मिलियन हेक्टेयर जितनी जगह में। ग्रेट। फिर हाइड्रो पावर जनरेशन हम कर सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 34,000 मेगावाट जितना। फिर भाई जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी।
इनलाइन वाटरवेज डेवलप हो सकते हैं क्योंकि दोनों रिवर्स को आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर जहाँ समझ लीजिए बहुत एरिया है, बहुत कोई रिवर में पानी है तो वहां पे फ्लड्स आते रहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल नहीं है वहां पे ड्रॉट है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों मैनेज हो गया। तो फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट हो सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, और टूरिज्म भी डेवलप हो सकता है। बट आपको नहीं लगता है कि ये कुछ लिंक करने में इश्यूज भी होंगे? डेफिनेटली, राइट? यस। अब खुद सोचिए कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना पड़ेगा, और ये हम बनाएंगे तो सबसे पहली हमें क्या दिक्कत आएगी? पैसा भाई। इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई होती है, वो लगेगी। दूसरी समझ लीजिए बना भी दिया, उस रास्ते में अगर कोई सेंसिटिव एरिया आता है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, तो एनवायरमेंट को भी नुकसान होगा। अभी दूसरा और क्या दिक्कत आ सकता है? तो रिवर लिंक कर रहे हो, रिवर क्या बाजू-बाजू में ही होती है? नहीं, बहुत दूर-दूर होती है। हो सकता है अलग-अलग स्टेट में हो, तो एक स्टेट तो ठीक से काम कर रहा है बल्कि दूसरा स्टेट ठीक से काम कर ही नहीं रहा है, तो पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं। समझ लीजिए कि एक स्टेट में ए पार्टी है, दूसरे स्टेट में बी पार्टी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोहेरेंस में आएंगे ही नहीं, दोनों ठीक से काम नहीं करेंगे, वो भी इशू हो सकता है। दूसरा क्या इशू है कि आपने मतलब ये जो भी रिवर लिंकिंग कर रहे हो उस रास्ते में कोई समझ लीजिए किसी के घर आ गए, ट्राइबल एरिया आ गया, तो आपको उसी को भी हटाना पड़ेगा ना, तो ये भी एक इशू हो गया। और ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको भी खुद सोचना है कि हाँ, क्या-क्या इश्यूज हो सकते हैं। जितने भी स्फीयर हैं, फ्री बैठे आप अपने दिमाग को ऐसे ही यूज़ कीजिए कि कोई भी टॉपिक उठाइए, जो भी आपको दिख रहा है, उसके अच्छी चीज़, बुरी चीज़, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब कुछ सोचिए। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। अगर ये आपको जल्दी आ गया ना, तो आपका आंसर यूँ धड़ाधड़ लिखा जाएगा। चलिए अभी नीचे क्या लिखे गए हैं, तो देख लीजिए। डिस्टर्ब करेगा ये कॉम्प्लेक्स नेचुरल साइकिल को, जो जैसे कि मानसून और बायोडायवर्सिटीज जो होती है उनको इम्पैक्ट करेगा। फिर सोशल कॉस्ट आ सकती है, जैसे कि पोलावरम लिंक प्रोजेक्ट जब हमने बनाया था तो 1 लाख जितनी फैमिलीज को हमें हटाना पड़ेगा, जिसमें से 80% जितने ट्राइबल्स थे। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है? ये हमें काम आएगा बहुत सारी जगह पे। सिर्फ ये लिंकिंग में ही नहीं, कोई एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान हो रहा है, यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। इवन मुझे भी ये पता नहीं था, बट अभी से मैं भी याद रखूंगा, पोलावरम लिंक प्रोजेक्ट। फिर भी स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होता है, और पर्टिकुलरली हिमालयन रिवर्स में तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। और सबसे बड़ा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो आपको पता है, मतलब अभी अभी न्यूज में चल रहा है, नेपाल के साथ काली रिवर का डिस्प्यूट, और बांग्लादेश के साथ तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए अभी जो न्यूज में था केन बेतवा को देख लेते हैं। ये जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होगा, तो केन का पानी हम बेतवा तक पहुंचाएंगे। ये दोनों रिवर देख लीजिए, तो यहाँ पे एरिया में पड़ती है, मध्य प्रदेश के इस एरिया में, ठीक है। और ये दोनों के दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अपना यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो देखो क्या होता है, ये समझ लीजिए यहाँ से ये यमुना जा रही है, ठीक है। यमुना को 4 नदी मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अभी इसी केन बेतवा को हम यहाँ से जोड़ रहे हैं कि दोनों का पानी बीच में ट्रांसफर होता रहे। और पानी कैसे जाएगा, तो केन से होते हुए बेतवा तक जाएगा, ठीक है। ये दिशा रहने वाली है, ओके। तो ये फेज 1 होगा, उसके अंदर हम भाई धुआं धुआंधन डैम भी बनाएंगे। और फिर फेज 2 जो होगा उसके अंदर हम लोअर उर डैम बनाएंगे, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, और कोठा बैरेज भी बनाएंगे, ठीक है। आपको लोकेशन ध्यान देनी है, रिवर ध्यान देनी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है वो भी आपको ध्यान देना है, किसकी है, तो यमुना की है, ओके। फिर यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, तो यमुना जो आगे बड़ी रिवर बहती है गंगा, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। ये कहाँ पे मिलती है यमुना और गंगा, तो भाई देवप्रयाग में मिलती है। इसके साथ एक तीसरी मैथोलॉजिकल रिवर भी मिलती है, सरस्वती। बट सरस्वती को हम गिनते नहीं है, ऐसा मानते हैं कि जमीन के अंदर से मिलती है, बाहर तो नहीं दिखती है, हमें कहीं है ही नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अभी अभी हमारी बड़ी आखिरी न्यूज है, इसमें क्या बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इनोग्रेट किए हैं 10,000 न्यूली एस्टेब्लिश एम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब कि मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है, तो ग्रास रूट लेवल पे क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मतलब उधार प्रोवाइड करना जो नहीं ले पाते हैं। और ये कोऑपरेटिव बेस्ड होता है, इसीलिए इसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव लेवल पे ये काम करता है कि सब साथ आते हैं, और जिनको मदद की जरूरत है उनको पैसा देते हैं, क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने नाम से आपको बता दिया कि भाई ये मेजरली रूरल एग्रीकल्चर बोरोइंग्स जो भी ली जाती है, कलेक्शन रिपेयरमेंट उसको देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, ओके।
इसके अंदर मेंबर्स कौन-कौन से हो सकते हैं, तो कोऑपरेटिव है तो भाई इंडिविजुअल फार्मर्स है, आर्टिसंस है, वीकर सेक्शन है, सब साथ मिलकर काम आ सकते हैं कि भाई सबका भला हो चलो। अब ये कौन से एक्ट के थ्रू आएँगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कोऑपरेटिव्स हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंदर आएँगे। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कंसर्न स्टेट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो क्या ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आएँगे? नहीं, इट इज़ आउटसाइड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर ये आउटसाइड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है, उसका मतलब क्या है? ये आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं है। क्या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है? तो यस, इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। गॉट इट? आपको पता चल गया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है। हमने वैसे बहुत बार बात की हुई है, इसलिए वो मैं थोड़ा जल्दी में जाने देता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने 2-3 बार बताया हुआ है, तो इस बार उतना एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो भाई कंप्यूटराइज़ किया हुआ है हमने इसको, मतलब जहाँ-जहाँ पे हो सकता है। फिर हमने सहकार से समृद्धि मोटो अपना कैंपेन चलाया है, कि सारे साथ मिलकर एक-दूसरे का विकास करेंगे। फिर हमने मॉडल बायलॉज़ बनाए हैं इन्हीं क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए। और भाई किसान समृद्धि केंद्र्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के फंक्शंस हैं। ओके, इसका भी फ़ायदा क्या होगा? अगर छोटे-मोटे लेवल पे जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो पैसा उधार नहीं मिलता था, वो भी मिलने लगा है। क्योंकि पहले तो क्या होता था, पहले कोई भी ऐसा पैसे वाला आदमी है, वो 10% पे, 25% पे ऐसे ही ब्याज पे दे रहा है। बट ये लोग आ गए, तो ब्याज पे लोन बहुत सस्ती हो गई और उनको पहले तो मिलने लगी, पहले मिलते ही नहीं थे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा भई, आप खुद सोचिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा। फिर ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को बनाने के लिए। फार्मर्स की कम्युनिटीज़ जो हैं, उनके साथ अच्छे टाइज़ हो जाएँगे, मार्केट्स आपका अच्छा हो जाएगा, सप्लाई चेन अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी आपकी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है? चैलेंजेस क्या-क्या होता है हो सकता है, तो भाई ऑर्गेनाइज़ेशन ही वीक है। मतलब जो पैसा दे रहा है, उसके पास ही पैसा नहीं पड़ा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समझ लीजिए सब मिलकर ही ₹100 जमा कर पाए, तो क्या ही फ़ायदा है भाई। ऊपर से क्या होता है, इनके पास पैसा नहीं होता है ना, तो ये बैंक से माँगते हैं और बैंक को बोलते हैं, "तू इनको दे दे।" हम बीच में गारंटी लेते हैं। बैंक बोलेगी, "यार आपके पास ही ₹100 हम आपकी क्या गारंटी लें?" तो ये नहीं हो सकता है। फिर भी इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, यही मैंने आपको बता दिया, छोड़िए। फिर भी आउटस्टैंडिंग लार्ज ओवरड्यूज़ होता है कि आपने पैसा तो दे दिया, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ने पैसा दिया हुआ है, बट उनको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगेन एनपी है उतना, एनपीए मतलब रिटर्न न मिलना। कोई बंदा लोन देता है तो सामने उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट? तो उनके लिए वो क्या है, एसेट है कि मुझे उससे इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब सामने वाला चुका ही नहीं पाता है अपनी ईएमआई, तो जो मेरा एसेट जो है, वो एसेट क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग, कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसी की चीज को हम क्या बोलूंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये कितने एसेट्स हैं नॉन परफॉर्मिंग, तो 40% जितने प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के एनपीए ही हो जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे कोई वेल ट्रेन स्टाफ भी नहीं है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ओके, तो देखो आज ना बहुत बड़े-बड़े आर्टिकल्स थे, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं जानता हूँ, बट व्हाट कैन आई डू? इवन मैं खुद भी अभी 2-3 बज रहा है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, बट इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। और हाँ, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी से भाई कौन-सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी पहले। यहाँ पे, ओके? उसके जैसा आया हुआ है। और जो रिवर लिंकिंग की बात की, तो उससे भी 2 बार क्वेश्चन आ गया है। एक बार 2017 में आया था और एक बार फिर आया था, मुझे उसका ईयर याद नहीं है, बट आ चुका है क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही था 2017 में, जो रिवर लिंकिंग से आया था, कि भाई एडवांटेज मुझे बता दीजिए और भाई इम्पैक्ट बता दीजिए एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहला है नेशनल कंज्यूमर डे। हम इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है? कंज्यूमर डे अ कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और हर साल मनाया जाता है कौन से एक्ट के थ्रू, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन मनाता है, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मनाते हैं। और इसके अंदर हमने बहुत सारे इस्टाल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि जागो ग्राहक जागो ऐप। ये बहुत पहले आपको पता है, जागो ग्राहक जागो स्लोगन था, अभी इसकी एप्लीकेशन है। फिर जागृति ऐप है, जागृति डैशबोर्ड है। फिर हमने नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी ई मैप बनाया हुआ है। ये मेट्रोलॉजी मतलब जो-जो चीज़ें बिकती हुई ना, उनके रिलेटेड कुछ डेटा आपके पास होगा। फिर हमने रिवैम्प्ड किया है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल को भी। ये अच्छी पोर्टल है, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, लगता भी है। बट हालाँकि उधर के जो ऑफिसर्स हैं, वो एकदम ही बकवास है। मैंने खुद कॉल किया हुआ है, बात की हुई है। दे डोंट इंटरेस्टेड एट ऑल।
कभी फालतू बात हो जाएगी, बट मैंने जब कॉल किया, बात मैं कर रहा था कि भाई ये मेरे साथ चीटिंग हो गई, ये आप कीजिए। उन्होंने सुना और बोला कि हाँ ठीक है आप कंप्लेन लिखवा दीजिएगा, ठीक है, कट कट कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं सुना। तो ये पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट ने तो सब बनाया है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही पुअर है। आगे दूसरा भाई देखते हैं न्यूज। तो किल नाउ या फिर किल न्यू, नो इट वाज किलाऊ वोल्केनो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, छोड़िए। इन शॉर्ट ये इरप्ट हुआ है कहाँ पे? तो हवाई के बिग आइलैंड पे इरप्ट हुआ है। इरप्ट होता है तो क्या क्या चीजें निकल सकती है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ये क्यों हाईलाइट किया गया है? क्योंकि 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो क्या क्या चीजें निकल सकती है। ओके। दूसरा और क्या है भाई? तो हाई क्लोराइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हटाओ, कोई बात मतलब नहीं है हमें। किल न्यू जो वोल्केनो है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज जितने भी वर्ल्ड के हैं उसमें से एक लोता है, एक आता है ये। अभी जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है वहां पे हमें कल्डेरा लेक देखने को मिलती है। कल्डेरा लेक क्या होता है? समझ लीजिए कि ये भाई वोल्केनो है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अच्छा बना देता हूँ, यह ये वोल्केनो है और ये बहुत ही पावरफुल वोल्केनो है। ये जब इरप्ट होता है ना, समझ लीजिए, तो इतना जोर से इरप्ट होता है कि जो उसका हिस्सा है ना वही ब्लास्ट हो जाता है। मतलब इतना जोर से हुआ कि यही टूट गया, यही सब टूट गया। और ये इस तरीके से टूट गया कि इनके ऊपर ना एक खड्डा जैसा बन गया। मतलब ये वॉल्केनो था ना, इनके यहाँ पे एक खड्डा जैसा ऐसा बन गया। अभी जब बारिश आती है तो इसी खड्डे में पानी भर जाता है। तो बस इसी को बोलते हैं कल्डेरा लेक। और वो जो खड्डा बन गया है उनका मतलब ऐसे डिप्रेशन बन गया है, उस डिप्रेशन को बोलेंगे कल्डेरा, ठीक है। कल्डेरा डिप्रेशन को बोलेंगे और वहां पे पानी भर जाता है तो वो बन जाएगा कल्डेरा लेक। इंडोनेशिया में ऐसे बहुत सारे हमें पाए जाते हैं और यहाँ पे भी हमें वही बताया गया है कि भाई कल्डेरा फॉर्म हो चुका है। और यहाँ पे इनके बाजू में भी कौन सा पड़ता है? तो वोल्केनो पड़ता है, मोना लुआ वोल्केनो, जहाँ पे मोना लुआ ऑब्जर्वेटरी भी है। किनकी है मोना लुआ ऑब्जर्वेटरी? यूएसए की है। ओके, अभी आपको देखो याद क्या क्या रखना है। एक तो ये मोना लुआ वोल्केनो कहाँ पे आया हुआ है? तो हवाई आइलैंड का ही पार्ट है। दूसरा, ये किलायू वोल्केनो कहाँ पे आया हुआ है? तो अगेन हवाई आइलैंड्स का ही पार्ट है। ये हवाई आइलैंड्स कहाँ पे आए हुए हैं? तो जो आपका पैसिफिक ओशन है ये उसका पार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको पैसिफिक ओशन बना के भी दे दिया 2 मिनट के अंदर, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एक्सेस ग्रांट। देखो ग्रांट्स के जितने भी टाइप है हमने 20 दिसंबर में डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी है। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। स्किप करके देख लीजिए कि डायरेक्ट ग्रांट्स के यहाँ पे पहुंचे और देख लीजिए। जो एक्सेस ग्रांट है वो आर्टिकल 115 के अंदर आती है। और देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस मतलब क्या है कि जितना पैसा आपको मिला था उससे ज्यादा आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो, तो उसका मतलब है एक्सेस ग्रांट। उसके लिए आपको पैसा चाहिए कि यार बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, बिल बढ़ गया है, थोड़ा पैसा हमें दे दीजिए। पार्लियामेंट के सामने ये रखा जाता है। ओके, तो मनी स्पेंड हो गया हो और आपको ज्यादा अभी पैसा चाहिए की जरूरत हो उसी के लिए, तो इसे एक्सेस ग्रांट की खर्चा हो गया, अब उसको हमें टैकल करना है, दैट्स इट। ये कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 115 में। इसके साथ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी, एडिशनल ग्रांट्स भी, एक्सेस ग्रांट भी है। ओके, 20 दिसंबर का वीडियो देख लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं यहाँ पे इतना लंबा नहीं बता सकता हूँ। फिर है बेलगांव कांग्रेस सेशन। तो ये एकलौता सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था। बेलगांव कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। इट इज एक्चुअली डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बट अभी के लिए कर्नाटका ही एडमिनिस्ट्रेट करता है और उन्हीं का है। और 25 बेलगाम कांग्रेस सेशन जो है वो 39 सेशन था और ओनली सेशन था जिनको गांधी जी ने हेड किया था। यहाँ पे ही उन्होंने डिस्कस किया था उनका ड्रीम ऑफ स्वराज एंड सर्वोदया। और यहाँ पे बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए थे, जैसे कि भाई जो खादी की स्पिनिंग होती है उनको मैंडेटरी किया गया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई थी और पेड सोशल सर्विस की भी बात की गई थी। फिर इन्हीं सेशन के अंदर हमने एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, क्योंकि गांधी जी हैं तो अच्छा ऐसा तो होगा ही, ठीक है। और दूसरा, हमने जो भी स्ट्रक्चर होता है ना कांग्रेस का, उसकी जो फीस होती है उनको ज्वाइन बन करना, उसको भी 90% जितना कम किया था। ओके, तो इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेशन के थ्रू हमने खादी स्पिनिंग को मैंडेटरी किया था? तो बेलगांव सेशन, ठीक है, बेलगाम सेशन। और ये अकेला एक सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। ये न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली इनको 100 साल हो गए, इसलिए न्यूज में था। चलिए, फिर है यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। ओके, तो इन शॉर्ट ये अभी गोलन हाइट्स में एक्टिव है। गोलन हाइट्स कहाँ पे है ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने इतनी बार बताया है। इवन आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि गोलन हाइट्स कहाँ पे है।
ये जो यूएनडीओएफ है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो कैंप फॉरर में हेडक्वार्टर है। सीरियन जो साइड है कोलोनाइट्स की, वहां पे बात चल रही है। ये एक यूएनएससी की रिजोल्यूशन के थ्रू पास हुआ था। कौन सा रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन 350। यहाँ पे इन शॉर्ट हम बात क्या करते हैं कि भाई सारे देश मिलकर थोड़ी 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 अपनी फोर्स दे दीजिए, और वो कोई भी दो एरिया है जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है, उनके बीच में बफर का जो भी एरिया होगा वहां पे अपना काम करेंगे। देखो नाम भी क्या है, डिसएंगेजमेंट है ना, कि दो पार्टीज के बीच में डिसएंगेजमेंट करवाना हो, उसके लिए कोई फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स होगी। इंडिया इसका थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर है, जो भी इनको फोर्स चाहिए होती ना उनका। और इनका काम क्या क्या रहता है, तो जैसे मैंने बोला, सीज फायर करवाना, मतलब लड़ाई बंद करवा देना। जो बफर जोन है, मतलब ये एरिया, ये पार्टी और ये पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है, हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे लड़ाई मत करना, ठीक है, ये आपका बफर जोन है, इसके आगे फिर लड़ाई करनी हो तो कर लेना। तो इसको सब डीमिलिटराइज करना, मतलब इधर से मिलिट्री हटा देना, तो वो भी यही काम करता है। साथ ही साथ जो डीमिलिटराइज एरिया है उसको भाई ऑक्यूपाई करके रखना और उसको मैनेज करना, वो भी यही काम करते हैं। ओके चलिए, अभी आगे देखते हैं कि कावेरी इंजन। तो देखो नाम से पता चल रहा है इंजन है, ठीक है। किसका इंजन होगा, डेफिनेटली प्लेन्स में लग रहा होगा, जेट इंजन, जेट इंजन मतलब बड़े बड़े जो जेट प्लेन होते हैं उनमें लग रहा है। किसने बनाया हुआ है, तो डीआरडीओ ने, डीआरडीओ के अंदर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ये बनाया हुआ है। क्या और कुछ हमें याद रखने की जरूरत है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये देख लीजिए कहाँ पे लगता है, देखो बहुत पावरफुल नहीं है ये, तो भाई लाइट कॉम्बैट हमारा तेजस है, उसमें हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई यूएवी है उसमें हम यूज कर सकते हैं। और अभी के लिए जो हमारा बना हुआ है ना, वो यूएई के लिए ही बना हुआ है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल के लिए। तेजस के लिए बन जाए उतना पावरफुल नहीं है, बट हाँ अभी के लिए इसके लिए तो बना हुआ है। मेन यही याद रखना है, कावेरी इंजन डीआरडीओ ने बनाया है। चलो, फिर है लैंडस्लाइड लेक। देखो लैंडस्लाइड तो आपको पता है ना, कि कोई भी पहाड़ जैसा एरिया है, अचानक से उधर सारे पत्थर पत्थर जमीन अचानक से गिरने लगते हैं, इट इज लैंडस्लाइड। इसी लैंडस्लाइड कोई जगह पे हो चुकी है, और समझ लीजिए ऐसा डिप्रेशन जैसा बन गया है, मतलब ऐसा बन गया है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है। नहीं नहीं, एक काम कीजिए, गड्ढे को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। लैंडस्लाइड को आपको पता है, ठीक है। लैंडस्लाइड होती है कि पहाड़ों से अचानक से कोई मिट्टी पत्थर ऐसा सब गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि एक रिवर थी या फिर एक नदी थी, ठीक है। यहाँ से एक नदी आ रही है, अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड गिरी, और जो नदी का रास्ता था ना उसको कर दिया ब्लॉक। अभी क्या हुआ, जो नदी आ रही थी, नदी तो ब्लॉक हो चुकी है, तो आर्टिफिशियली डैम बन गया ना। डैम क्या होता है, जो पानी को ब्लॉक करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है। तो लैंडस्लाइड ने आर्टिफिशियली जो नदी तालाब या फिर कोई भी एरिया था ना, उसको ब्लॉक कर दिया और बना दिया डैम। बस इसी को बोलते हैं हम लैंडस्लाइड, डैम, लेक। अभी देखो ये होता है गलती से, बट हो तो जाता है। और रिसेंटली हमें उत्तराखंड के अंदर लेस देन ईयर ये देखने को मिला कि हाँ भाई ऐसे बहुत सारे लेक बन चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से। तो क्या ये अच्छी बात होती है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे तो ये पानी तो लगातार आता जा रहा है, ठीक है, और एक टाइप पे ये जो लैंडस्लाइड का जो मटेरियल होगा ना वो हट जाएगा, और अचानक से पानी बह जाएगा जिसके थ्रू फ्लड आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो लैंडस्लाइड डैम, आउटबर्स्ट फ्लड। ओके, इन शॉर्ट आप समझ गए, लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता रुका और डैम जैसा बन गया, इट इज लैंडस्लाइड डैम लेक या फिर लैंडस्लाइड लेक। चलिए, फिर है कोलेरा। तो डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि यमन जो है वो कोलेरा से मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। कोलेरा किसके थ्रू होता है, तो भाई डायरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी के थ्रू होता है। होगा क्यों, तो आप खराब हो चुका है कुछ खाना या पानी खाओगे तो आपको कोरेला कोलेरा हो जाएगा। और आपको क्या करना होता है इसके अंदर, तो ओआरएस लेना होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इवन ना मुझे ये बताइए, अगर आपको पता हो तो जो ओआरएस है इसको इन्वेंट किसने किया था। हमारे इंडियन ही थे, और बांग्लादेश के दौरान स्टारवेशन बहुत बढ़ गया था, लोग बहुत मर रहे थे कोलेरा के थ्रू, तब इन्होंने ये इन्वेंट किया था। सिर्फ इवन कोलेरा ही नहीं, उधर बहुत कुछ बीमारियां थी, बट उन्होंने सोचा और फिर समझा कि हाँ यार ये तो बहुत दिक्कत है, फिर उन्होंने इन्वेंट किया। आपको उसका नाम पता हो ना तो बता दीजिए। ओके, फिर ओरल कोलेरा वैक्सीन भी आती है ताकि उनको प्रिवेंट किया जा सके, बट हालांकि इतना गंभीर बीमारी नहीं, एक हद तक बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है, बाकी कुछ खास नहीं होता है। बट हाँ, आप दवा ही नहीं ले सकते हो तो फेटल हो सकता है। ओके चलिए, फिर हमारी आखिरी न्यूज है अर्किया।
अभी देखो मेरी इच्छा तो थी भी कि मैं इसको समझाऊं, बट वीडियो इतना बड़ा हो गया है तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, तो थोड़ा हम हटा देंगे। आर्किया क्या होता है, तो भाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल है और इनका न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इनको भी नहीं होता है, तो सिंगल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस। ये वन ऑफ द 3 डोमेन है हमारे लाइफ के। अदर्स कौन से हैं, तो बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स और आर्किया, ठीक है। ए बी सी होता है, आप ए बी ई याद रख सकते हैं। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। ये हमें बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं भाई। रिफ्ट वेंट्स हो ओशन के अंदर, वहां पे मिल जाएगा। हॉट स्प्रिंग्स हो, वहां पे भी मिल जाएगा, कहीं पे मिल सकता है। तो उनका हैबिटेट वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। रिसेंटली जो स्टडी हुई थी उन्होंने यही बताया था कि आर्किया जैसे जो मार्के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके उनके अंदर होती है टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन सिस्टम, जिनके थ्रू कितना भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो उनके आजू बाजू, वो सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। बस यही हमें ध्यान रखना था, टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन सिस्टम। ओके, तो ओके, सारी न्यूज तो कवर हो चुकी है, कोई बाकी नहीं रही है। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो बताना जरूर। और ये जो मैंने आप ग्रांट्स बताई ना, वो ग्रांट्स का मैंने नीचे ये डाला हुआ है, तो देख लेना। मैं समझा नहीं रहा हूँ, बट आप खुद देख लेना। और ये हमने आंसर भी डिस्कस कर लिया। आज के आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए गए हैं, हो सके तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।